एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है जून 2024 में। डेट्स भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें अभी से ही अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। और इसी के लिए आपके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है, यूट्यूब फ्री बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पे मेरी क्लासेस आपको मिलने वाली है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3 एंड आपके लिए डेली हमारी क्लासेस हैं जो चलती रहती हैं। मेरा नाम आयुषी है, जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहा है, तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए पेपर 1 एंड कॉमर्स की क्लासेस मैं यहाँ पे कंडक्ट करती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। मैनेजमेंट के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी कॉमन यूनिट्स हमारी होती हैं वो आप कवर कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स साथ ही साथ पीडीएफ मिल जाती है क्लासेस की, सो दैट आप नोट मेकिंग कर सके एंड रिवीजन कर सके। और अगर आप जून 2024 के लिए हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 8 मैं अभी कवर करवा रही हूँ। 2 यूनिट को साइमल्टेनियसली हम लेके चलते हैं और डिटेल में बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए लगाए जाते हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे कवर करवाई जाती हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका पेपर 2 इनमें से है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफरिंग क्या क्या है, पेड कोर्सेज में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, जो ऐसी चीजें जो आपको खास बनाती हैं आपकी प्रिपरेशन को। तो यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे कोर कंटेंट विद प्रैक्टिस विद डाउट क्लियरिंग सेशन सॉल्व होगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, जब हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो टेस्ट सीरीज आपके पास है। हैंडबुक्स आपको मिल जाती हैं। हैंडबुक से क्या चीजें होती हैं, आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो एंड आपको पूरा जो डिफरेंट बुक्स हमें पढ़नी पड़ती है उनका मटेरियल कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक ही बुकलेट में आपको मिल जाता है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं और ये अपडेटेड हैंडबुक्स आपको मिलने वाली हैं। जब सिलेबस अपडेट हो जाएगा तो वो सारी अपडेशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स है। जब लास्ट का 1 मंथ या 1.5 महीना बचता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए रिवीजन कोर्स लॉन्च किया जाता है, तो वो भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं या केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। विद हैंडबुक आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली भी मिल जाता है। ये प्राइजेस हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कोड यूज करिएगा और ये कोड यूज करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब 2 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, होने वाली हैं, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए कवर करना सिलेबस को इजी हो जाएगा। एंड ये सभी फीचर्स आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको क्विजेस मिलती हैं क्लास के बाद ही, जो आपको हेल्प करती हैं कि जो सीखा है उसको अप्लाई हम अच्छे से कर सके। तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, फन वे ऑफ टीचिंग आपके लिए होता है, और डाउट क्लियरिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और पर्सनलाइज्ड कोर्सेज आपके लिए होते हैं। तो जेआरएफ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड जा सकते हैं एप्लीकेशन में प्रिपरेशन टैब में, और एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। एंड ये हमारा टाइम टेबल है यूट्यूब का। पेपर 1 के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लासेस होती हैं, एंड पेपर 2 के लिए भी आपके लिए डिफरेंट क्लासेस हमारी होती हैं। और मेरी क्लास जो रहेगी, यस 5 PM मेरी क्लास आपको मिलने वाली है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को। तो चलिए अब करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, सबसे पहले ना हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट है। इसमें क्यों पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें पता होनी चाहिए ना, कि व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन आवर सिलेबस। तो आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हम एक इकोनॉमी में सर्वाइव करते हैं। तो इकोनॉमिकली हमें चीज़ें देखनी होंगी कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट बनाएं, रिसर्च हमें करनी होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी इकोनॉमिक टूल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उन सभी थ्योरीज को कैसे एक बिजनेसमैन अप्लाई करेगा अपने बिजनेस में, सो दैट उसको प्रॉफिटेबल डिसीजन वो ले सके और उसको प्रॉफिट हो सके, और अच्छे तरीके से वो अपना प्रोडक्ट बना सके और फिर उसको बेच सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक्स है उसको समझते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी सोशल साइंस है जो क्या स्टडी करती है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो चॉइसेस करते हैं। एज वी ऑल नो, हमारे पास बहुत सारी हमारी वॉन्ट्स हैं, हमारी डिजायर्स हैं। हम 1 मिनट में चाहते हैं कि हमारे पास, अगर हम खाना खा रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 तरीके की वेराइटीज हो, बट क्या हमारे पास ऐसा होता है, हमें चूज करना पड़ता है, डेली एक आइटम हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, आपकी मम्मा आपको ऑफर करते हैं कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, या क्या बनाओ, बट बनेगी एक ही चीज। तो क्या है, आपको ऑफरिंग्स है, आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं,
उनमें से आपको चूज करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है ना वो स्कार्स हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, उनमें आप कैसे एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करोगे, वो चीज की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और नेनिम, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो हाउस होल्ड की मैनेजमेंट करना इज इकोनॉमिक्स। तो यही चीज हम पढ़ते हैं कि कैसे एक बिजनेस में इस तरीके से डिसीजन लिए जाए कि एक जो बिजनेसमैन है ना वो एक प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सके, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनको यूज कर सके और इस तरीके से यूज कर सके कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस चीज से मिल सके। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आती है वो दी जाती है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वो चॉइसेस करते हैं, किस तरीके से अपनी जो डिमांड होती है उनको फुलफिल करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे पास जो लाइफ है ना उसको इन्होंने बिजनेस का टर्म दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में ये चीज को डिफाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं इन स्पेसिफिक बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज इन बिजनेस डिसीजंस इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, बट हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए बिजनेस के रिलेटेड जो हमें डिसीजन लेने हैं वो जरूरी है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो आप देखते भी होंगे जो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ इंडिविजुअल और एग्रीगेट में हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल स्टडी हम करते हैं, एक फर्म की, एक कंपनी की, एक इंडिविजुअल की। तो हम क्या है, एक सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को नहीं स्टडी करते कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं, हम प्राइस और उसकी जो सप्लाई है, किसी चीज की प्राइस, उसके डिमांड और उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीजें हैं जो डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या स्कोप है, यही आपका सारा का सारा सिलेबस बनता है कि डिमांड एनालाइज करना, फोरकास्ट करना कि कितनी प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है सो दैट मैं अपना प्रोडक्ट अच्छे से बना सकूं। कैसे कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस किया जाएगा, हम पढ़ते हैं ना टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट की थ्योरीज हैं, प्रोडक्शन की थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें कि कैसे बनाया जाए प्रोडक्ट, कितने अमाउंट पे बनाया जाए, कितनी साइज का बनाया जाए, मीन्स कि 100 यूनिट बनाए, 200 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट बनाए, ये सारे डिसीजन हम लेके चलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्या मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, ये सारी चीजें। और फिर हमारा जो प्रोडक्ट बिकेगा वो किस तरीके से हम प्राइसिंग करेंगे उसकी, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन भी हम यहाँ पे लेते हैं। देन प्राइसिंग के बाद प्रॉफिट हम कमाएंगे, ऑब्वियसली एक बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट की मैनेजमेंट करना कि कैसे उस प्रॉफिट को अर्न किया जाए, कहाँ कहाँ पे लगाया जाए, किस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज होती है प्रॉफिट्स की, उनके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस लेके चले, वो सारी चीजें। एंड देन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस कि हम बिजनेस कर रहे हैं फोरकास्टिंग के बेसिस पे, तो रिस्क भी अराइज हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। अब किसने सोचा था कि हम बिजनेस कर रहे होंगे और कोविड आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, उसको भी एनालाइज करना इकोनॉमिक्स के स्कोप में ही आता है। ठीक है, फिर इसके बाद डिमांड एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी चीज को अगर डिमांड बनना है ना तो 3 कंडीशंस उसको पूरी करनी होती है। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती है तो ही आपकी डिमांड बनती है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगी। आपका मन किया कि आज मेरे को ना डोसा सांभर खाना है, ठीक है, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो डिमांड है? नहीं। आपका मन किया कि मेरे को ना ऑडी लेनी है, ठीक है, डिजायर है, आप विलिंग भी हो पैसा देने के लिए, बट आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या वो डिमांड है? नहीं है। तो किसी भी चीज को अगर डिमांड बनना है 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। एक तो डिजायर होना चाहिए उसके लिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए उस चीज को लेने के लिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए पैसा पे करने के लिए, आप काबिल हो पैसा पे कर सके, जितने रुपए में वो चीज है उसमें खरीद सके। और तीसरी चीज, आप विलिंग होने चाहिए पैसा पे करने के लिए। पैसा तो बहुत है, खरीदना नहीं चाहते तो वो भी डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप छोटे बच्चे को देखते ही होंगे, वो हर चीज की डिमांड करते हैं, हर चीज को बोलते हैं कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो डिजायर होता है उस बच्चे का, ठीक है, उसके पेरेंट की एबिलिटी है कि वो पे कर सकता है, बट उसका पेरेंट नहीं चाहता कि वो उसको ये चीज दिलवाए, तो वो विलिंग नहीं है, तो विलिंग नहीं होता तो वो उसको वो चीज नहीं दिलाता है, तो वो डिमांड नहीं बन पाती है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये एमएसओ में घुमा फिरा के एक बार क्वेश्चन है जो पूछा गया है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, तो 2 तरीके से डिमांड आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट लोग हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, सॉरी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग लोग जब डिमांड करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो मार्केट डिमांड हो जाती है। जैसे
आज सुबह 9 बजे मैं गई वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, मैंने डिमांड की 1 केजी एप्पल की, ठीक है, एक और पर्सन था उसने डिमांड की 1 केजी पोटैटो की, ठीक है, एक और था उसने डिमांड की 1 केजी टोमेटो की। तो अब इंडिविजुअल डिमांड की अगर मैं बात करूं तो 1 किलो सेब मेरे द्वारा खरीदे गए, तो ये इंडिविजुअल डिमांड है। बट 9 बजे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सुबह के टाइम पे 3 किलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदे गए हैं। दिस इज मार्केट डिमांड, कि एक मार्केट में कितनी डिमांड है। तो मार्केट डिमांड को हम कलेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ गिवन टाइम पे, टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात कर रहे हो, एक फिर सुबह रात की बात कर रहे हो, नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब डिमांड होती है कलेक्टिव डिमांड, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 2 वर्ड्स आते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। अभी मैं लॉ ऑफ डिमांड पे जंप नहीं कर रही हूँ क्योंकि तरीके से आएंगे उसमें, तो अभी बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है। डिमांड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पर्सन एक अमाउंट देना चाहता है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एक कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पे, उसको बोला जाता है डिमांड। कि 10 यूनिट डिमांड की गई 5 रुपए का जब पर यूनिट का प्राइस था, 8 यूनिट डिमांड की गई जब 6 रुपए का प्राइस था। पर ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब कि एक प्राइस के अगेंस्ट टोटल कितनी डिमांड है जो की जाती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेस्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, एक प्राइस होगा उसके अगेंस्ट कितनी डिमांड है। मार्केट में 6 रुपए की चीज है तो कितनी डिमांड हो रही है, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 8 यूनिट, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। कि जो एक प्राइस के अगेंस्ट आपसे डिमांड पूछी जाती है ना, वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। और अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्या डिमांड है वो हम डिमांड में लेके चलते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है। तो डिमांड क्या है कि आपकी विलिंगनेस है और एबिलिटी है, डिजायर है आपके पास, और डिजायर के साथ साथ विलिंगनेस और एबिलिटी है किसी चीज को खरीदने की, पैसा पे करने की विलिंगनेस और एबिलिटी है, तो वो डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि एक एग्जैक्ट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती है, डिमांड की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज, इसमें क्या होता है, डिमांड में हम चेंज देखते हैं। यहाँ पे जो डिमांड है ना, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है कि कितनी डिमांड बढ़ी और कितनी डिमांड कम हुई। बट क्वांटिटी डिमांडेड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम कवर करते हैं, ये है पीवाईक्यू। क्वांटिटी डिमांडेड में हम ये देखते हैं कि कितनी डिमांड बढ़ी और कितनी डिमांड कम हुई एक प्राइस पे। जैसे 10 रुपए का प्राइस है, पर यूनिट 10 रुपए मिलती है एक चीज, तो आप ये देखोगे कि 10 यूनिट पे वो 10 रुपए पर यूनिट पे कितनी डिमांड बढ़ रही है और कितनी डिमांड कम हो रही है। और यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि अलोंग द डिमांड कर्व आपका जो कर्व है ना वो मूव करेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। प्राइस में चेंज आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप यहाँ पे स्टडी करते हो। और डिमांड में हम क्या स्टडी करते हैं, प्राइस के अलावा बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या डिमांड में फर्क आता है, वो हम डिमांड में स्टडी करते हैं। तो डिमांड में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखते हैं, जहां पे हमारा डिमांड कर्व क्या है, मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगी, एक ही डिमांड कर्व रहेगा, हमारी डिमांड कम या ज्यादा होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक प्राइस पे। रीजन क्या है चेंज के, तो यहाँ पे जो डिमांड है ना उसमें जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, अदर देन प्राइस। प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आता है। अब ये अदर फैक्टर्स क्या है, इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस में जब चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। चेंज कैसे मेजर किया जाता है, चेंज हम डिमांड में मेजर करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे मूवमेंट इन डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर किया जाता है। इसमें प्राइस के चेंज होने का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, हम देखते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड में हम चेंज देखते हैं, यहाँ पे जो प्राइस में चेंज होगा ना तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड में, ये चीज हम देखते हैं। बट इसमें क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है जैसे ही प्राइस चेंज होगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट आता है वो प्राइस से नहीं आता, इसलिए कोई चेंज नहीं आता। इसका इफेक्ट प्राइस की वजह से ही आता है, तो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, ठीक है। यस, जब सेम डिमांड कर्व पे रहेगा, आपका जो कर्व है वो सेम रहेगा, ठीक है, डिमांड कर्व में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, बट कम या ज्यादा हो सकती है डिमांड, तो उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड में मेजर करते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड मैंने बताया था, तो वही चीज है कि एक इंडिविजुअल, एक सिंगल फैमिली, एक सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल फर्म जब डिमांड करती है
तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और जब एग्रीगेट कर लेते हैं उन सभी इंडिविजुअल चीजों का, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं और कंपोजिट डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि आप एक प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहे हो। ठीक है, 10 रुपए है तो आपने 15 यूनिट्स की डिमांड की, तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो ये डिमांड बन गई। बट मार्केट डिमांड क्या है कि ए ने कितनी डिमांड की, बी ने कितनी डिमांड की, तो उन दोनों की डिमांड को ऐड करके जब आप लिखते हो तो वो मार्केट डिमांड निकल के आती है। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे ग्राफिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से है। अब हमने बात की थी कि फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को, तो यहाँ पे ना डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, निर्धारक हैं, जिन पे डिमांड बेस्ड होती है। तो अगर इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो इसके 5 फैक्टर्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम करेंगे भी आज की क्लास में इसको सॉल्व, कि क्या क्या चीजों में चेंजेस आते हैं। तो कोई भी डिमांड है ना, उसमें क्या क्या चेंज ला सकते हैं, किसी चीज की डिमांड में किस तरीके से चेंज आ सकता है। एक तो प्राइस है उस कमोडिटी का, उसकी वजह से, रिलेटेड गुड के प्राइस की वजह से। अभी रिलेटेड गुड क्या होता है, अब एक मेरे पास एक गुड्स है, मैं डील कर रही हूँ टी में, इससे मिलते जुलते गुड्स कौन से होते हैं, टी नहीं तो कॉफी। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिलेटेड गुड्स है। तो रिलेटेड गुड्स ना दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट क्या होते हैं, पूरक। यहाँ सब्सटीट्यूट क्या होते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, एक साथ। ठीक है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। तो अगर आपको कार चाहिए तो कार के लिए पेट्रोल भी चाहिए, है ना। तो कार और पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूरा करेंगे और ये एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, ये होते हैं सब्सटीट्यूट्स, जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर लेते हैं। अगर एक चीज नहीं है दूसरे को यूज कर लो। ठीक है, फिर मार्केट, और दूसरी चीज, तीसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, इनकम। अगर एक कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा, इनकम कम होगी तो अपनी डिमांड कम कर लेगा। फिर उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब आपको जो चीज अच्छी लग रही है ना, उस चीज की तो आप डिमांड करोगे ही करोगे। अब आपको चाय पीनी है, ठीक है, चाय का प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे, आपको चाय पीनी है तो आपको चाय पीनी है, आपका वो टेस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि फ्यूचर में कितना प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है किसी चीज का, तो आप अभी से ही उसकी डिमांड कम कर देते हो। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है किसी चीज का, तो आप अभी से ही उस चीज को खरीदना स्टार्ट कर देते हो। जैसे होता है ना कि गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, तो हमारी मम्मियों को बहुत फिक्र रहती है इस चीज की, बोलते हैं कि खरीद लो फिर बढ़ जाएगा प्राइस। तो ये चीज क्या होती है कि एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड को फ्लक्चुएट करता है। फिर मार्केट डिमांड में ये 5 फैक्टर तो रहेंगे रहेंगे, इसमें 2 चीजें और जुड़ जाती हैं। वो 2 चीजें क्या है कि अब इंडिविजुअल में तो हम सिंगल एंटिटी की बात करते हैं, बट मार्केट में हम कंप्लीट एंटिटी की बात करते हैं। तो कंप्लीट जो पॉपुलेशन साइज है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ये 5 फैक्टर्स तो हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन साइज आ जाता है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा डिमांड कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि रिच क्लास है, पुअर क्लास है। जिनके पास पैसा ज्यादा है दे विल ऑब्वियसली बाय मोर थिंग्स, जिनके पास पैसा ही नहीं है वो कैसे बाय कर लेंगे। तो इन मार्केट डिमांड में आपको ये भी देखना होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से उनमें इनकम डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये चीज आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये 2 चीजें और हो जाती हैं ऐड। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड पे जंप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी भूमिका बनानी थोड़ी सी सही हो जाती है आपके लिए, और यहाँ पे आपको चीजें समझ आएंगी स्टार्टिंग में, तो आप लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें ना तो 3 टाइप होते हैं, प्राइस, इनकम एंड इसके साथ साथ क्रॉस डिमांड। 3 डिमांड होती है, और इनमें हम इलास्टिसिटी जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो इलास्टिसिटी भी 3 तरीके की होती है, इसीलिए 3 मेजर टाइप ऑफ डिमांड होते हैं। तो सबसे पहले डिमांड होती है प्राइस डिमांड, जो क्या बताती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी और गुड्स जो आप खरीदोगे, सर्विसेज या गुड्स आप लेना चाहते हो, सर्विसेज लेना चाहते हो, गुड्स खरीदना चाहते हो, कितना खरीदोगे, कितने प्राइस पे, वो आपको बताएगा प्राइस डिमांड। कि एक चीज की अगर प्राइस 10 रुपए है तो कितनी डिमांड है, उस चीज का प्राइस 15 रुपए है तो उसकी कितनी डिमांड है। बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से जब आपकी डिमांड चेंज होती है, दैट इज प्राइस डिमांड। ठीक है, फिर इसके बाद आती है इनकम डिमांड, जहां पे
आप कितना सामान खरीदोगे, कितने गुड्स कंज्यूम करोगे, कितनी सर्विसेज अवेल करोगे, वो किस पे डिपेंड करती है कि आप किस इनकम लेवल पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, सिर्फ इनकम के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे, वो हम चीज यहाँ पे देखते हैं इनकम डिमांड में। फिर इसके बाद आती है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है कि इसका ये मतलब है कि जो टोटल प्रोडक्ट की डिमांड है ना, वो खुद के प्रोडक्ट के प्राइस पे नहीं डिपेंड कर रही। आप चाय खरीद रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कॉफी का क्या प्राइस है। आप कार खरीद रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि पेट्रोल के क्या प्राइसेस है। पेट्रोल के प्राइसेस डिसाइड करेंगे कि आप कार खरीदने वाले हो या नहीं खरीदने वाले हो। कॉफी के प्राइसेस डिसाइड करेंगे कि डिमांड जो टी की है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दैट इज क्रॉस डिमांड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, टी है, इसका प्राइस है 10 रुपए, कॉफी है, इसका प्राइस है 12 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज होती है, कॉफी का प्राइस जो है ना वो बढ़ जाता है और वो हो जाता है 15 रुपए। तब यहाँ पे क्या चीज आती है, कॉफी का प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, टी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो लोग कॉफी पी रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, उनके लिए कॉफी महंगी हो चुकी है और टी के प्राइस में कुछ भी चेंज ना आते हुए भी टी उनको सस्ती लग रही है। क्यों, रिलेटिवली। रिलेटिवली मतलब कि आप पहले 12 रुपए पे, आप 12 रुपए की कॉफी ले रहे थे, 10 रुपए की चाय थी, ठीक था, ठीक है, जिनको कॉफी पीनी है वो कॉफी पी रहे थे। बट अब 15 रुपए होने की वजह से अब जो चाय के रेट है ना वो बहुत कम लग रहे हैं लोगों को, और वो 15 रुपए की कॉफी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्विच कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस और वो टी पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से टी की डिमांड बढ़ रही है। अब टी की डिमांड बढ़ी है, इसमें टी के प्राइस का कोई रोल था, कोई भी रोल नहीं था। टी तो पहले भी 10 रुपए की थी, अब भी 10 रुपए की है। इसी को बोलते हैं क्रॉस डिमांड। जब किसी चीज की डिमांड उस चीज के प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से बढ़ती है, देन वी कॉल्ड इट एज क्रॉस डिमांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी का बेस है इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, प्राइस डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन 110% आना ही आना है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे समझ लेनी है। ठीक है, अब ऐसे ही कार और पेट्रोल की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेते हैं। अब आप कार खरीदना चाहते हो, पेट्रोल पहले क्या था, 100 रुपए पर लीटर था, अब पेट्रोल 110 रुपए पर लीटर हो गया। तो अब क्या करोगे, आप कार की डिमांड को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। अब कार का प्राइस तो उतना ही था, पहले भी 10 लाख की वाली लेने वाले थे, अब भी वो 10 लाख की है। बट आपने देखा कि पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ रहा है भाई, अब कार चलेगी तो पेट्रोल से, पेट्रोल इन द सेंस कि फ्यूल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे मत बोलना कि मैम डीजल वाली ले लेंगे। ठीक है, पेट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम एक फ्यूल की बात कर रहे हैं जिसका प्राइस बढ़ रहा है, और फ्यूल पे ही बेस्ड है वो कार, क्योंकि कार फ्यूल से ही चलने वाली है। तो इसमें क्या होता है, जब पेट्रोल का प्राइस, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका प्राइस डिसाइड कर रहा है आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। तो ये चीज भी क्या होती है, क्रॉस डिमांड होती है। ठीक है, फिर इसके बाद और भी टाइप्स ऑफ डिमांड आती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है कि जब आपको कोई चीज चाहिए, आपने वो चीज खरीद ली, मुझे भूख लगी है, मैंने एक सैंडविच खरीद लिया, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, मेरी डिमांड है कि मुझे ना एक घर बनाना है, बट घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे सीमेंट, ब्रिक्स, ठीक है, और वो जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सारी चीजें चाहिए। तो डिराइव्ड डिमांड क्या है कि जब आप एक डिमांड को पूरा करना चाहते हो और उस डिमांड को पूरा करने के लिए देयर आर थिंग्स जो आपको और रिक्वायर्ड है। आप डायरेक्टली जाके ये नहीं बोल रहे कि मेरे को इतनी सीमेंट चाहिए, मुझे तो घर चाहिए। अब घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स चाहिए, देयर आर थिंग्स जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये होती है डिराइव्ड डिमांड, कि जब एक डिमांड से दूसरी चीजों की डिमांड डिराइव होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरी बेकरी की शॉप है, तो मुझे क्या बनाना है, मुझे तो ब्रेड बनाने हैं। अब ब्रेड बनाने के लिए डायरेक्टली ब्रेड तो आते नहीं है, मेरे को फ्लोर चाहिए, ठीक है, मेरे को बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, और देयर आर थिंग्स, अगर मुझे मल्टीग्रेन चाहिए तो ब्रेड बनाना है तो मुझे मल्टीग्रेन्स चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यीस्ट वगैरह है, मुझे ये चाहिए, मशीनरी चाहिए बनाने के लिए, अवन चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, डिराइव्ड डिमांड है। ठीक है, जो इनडायरेक्टली डिमांड क्रिएट हो जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डिराइव्ड डिमांड में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, फिर इसके बाद आती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है कि जब आप एक चीज आपको चाहिए होती है ना, तो उसके लिए आपको 3 से 4 चीजें चाहिए। ठीक है,
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बनानी है फॉर एग्जाम्पल क्या बनाना है, केक बनाना है, ठीक है। अब केक बनाने के लिए मेरे को सिर्फ एक चीज तो नहीं चाहिए, अब मुझे आइसिंग के लिए भी सामान चाहिए, मुझे बेकिंग के लिए, उस बेक करने के लिए फ्लावर चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। तो ये क्या है, जॉइंट डिमांड है। अब यहाँ पे ना एक चीज आती है निकल के कि मैम डिराइव्ड डिमांड और जॉइंट डिमांड में क्या फर्क है। तो जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जब आपको एक टाइम पे ज्यादा चीजें, सारी चीजें चाहिए, दैट इज जॉइंट डिमांड। और डिराइव्ड डिमांड क्या होता है कि जब आप एक चीज को लेने के लिए और चीजों की डिमांड करते हो, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग बेसिस पे अलग अलग है। ठीक है, वैसे तो हम इनको बोल सकते हैं कि एक ही बात है, बट ये अलग अलग बेसिस पे हमने इनको क्या किया है, डाइवर्सिफाई, इनको बाइफरकेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, डिराइव्ड डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड के केस में है कि जब आप इस चीज की डिमांड नहीं कर रहे हो, उस डिमांड को पूरा करने के लिए और चीजें चाहिए। जॉइंट डिमांड है जब आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इकट्ठी एक सारी चीजें चाहिए। अब डिराइव्ड डिमांड में ना ये डिफरेंस आता है कि आपको सारी चीजें एक साथ नहीं चाहिए। अब पहले क्या होता है, पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसमें आपको 2-3 चीजें चाहिए, फिर आप वुड वर्क करवाते हो तो उसके लिए आपको फर्नीचर वगैरह के लिए सारी चीजें चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद आप और चीजें करवाते हो तो और सारा सामान होता है, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए करवाते हो सारा कुछ, तो आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये होते हैं डिराइव्ड डिमांड, जो अलग अलग टाइम पे भी अराइज होती है जिनकी डिमांड। ठीक है, और जॉइंट में आपको एक ही टाइम पे सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे डिफरेंस ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है कि जब एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा चीजों की डिमांड को पूरा कर दे। फॉर एग्जाम्पल कोल है, इसको आप इंजन में भी यूज करते हो, ठीक है, रेलवेज में, इसको आप सर्दियों में यूज करते हो हाथ सेकने के लिए, और भी इसके बहुत सारे यूज है। ठीक है, दूसरी चीज स्टीम इंजन में भी हम इसको यूज करते हैं। दूसरी चीज एग्जाम्पल है मिल्क। अब मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं, आप बटर बना सकते हो, आप कंज्यूम करने के लिए ले सकते हो डायरेक्टली, आप कर्ड बनाने के लिए ले सकते हो, आप स्वीट्स बनाने के लिए ले सकते हो। कंपोजिट डिमांड क्या होती है कि जब एक चीज एक से ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है तो उसको हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइप्स ऑफ डिमांड हमने कर ली है, अब चलते हैं जो आज का मेन मुख्य टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक भूमिका बना रही थी सो दैट हम समझ सके चीजों को और ऐसा ना लगे कि डायरेक्टली एक ही टॉपिक कर लिया। तो अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अब हमने डिमांड पढ़ा कि 3 चीजें उसमें होनी चाहिए, 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी नहीं करोगे तो डिमांड नहीं बनेगी। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ये बोलता है जब आप कोई चीज परचेज करते हो ना, तो ये जो लॉ है ना ये अप्लाई होता है। ये क्या बात करता है, ये रिलेशन बताता है दो चीजों के बीच में, और वो दो चीजें क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितना प्राइस होगा और कितनी डिमांड करोगे, इनके बीच में रिलेशनशिप बताया जाएगा। और लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और इसके बीच में क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये जो लॉ है ये क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, 5 से 7 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने पे आप ये देखोगे कि कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आया है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये क्या बताता है, प्राइस में चेंज, ध्यान रखना इस वर्ड का, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, ये बताया जाता है लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा। स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अजम्पशन की। कोई भी लॉ होता है वो हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होगा, बिना अजम्पशन के कोई भी लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि जो हम लॉ बनाते हैं ना उसके लिए एक आधार बनाते हैं और उसमें फिर वो हम एक सिचुएशन बना के उसको अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी में रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं। तो अगर आप किसी लॉ को अप्लाई करवाना चाहते हो तो उन एजम्पशंस को आपको पूरा करना होता है। तो एजम्पशंस में क्या चीजें हैं कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते, जो सॉरी हमारे डिमांड के जो फैक्टर्स थे ना, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, वो सभी के सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इनकम है जो बायर की, कंज्यूमर की, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो पहले 100 रुपए कमा रहा था, नेक्स्ट ईयर भी वो 100 रुपए कमा रहा है, उससे नेक्स्ट ईयर भी वो 100 रुपए ही कमा रहा है। प्राइस है जो रिलेटेड गुड्स का, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अब हम टी की बात कर रहे हैं ना, टी के प्राइस और डिमांड की, तो हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम कॉफी की प्राइस और डिमांड को यहाँ पे ना लेके आए।
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं जो कंज्यूमर के वो सेम रहे। अब आप कोई चीज के हैबिचुअल ना बने कि हमें तो यही चीज खरीदनी है, नहीं, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट होने चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज से, ठीक है। फिर इसके बाद है जो कंज्यूमर है वो ये एक्सपेक्ट मत करे कि फ्यूचर में जो प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे, ठीक है। फ्यूचर में सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ये मान के चलेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट द ईयर मिलता है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। फिर इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी डू नॉट चेंज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट के बारे में, तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट उसी में आता है, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंजेस होंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, तो हम नहीं चाहते कि कोई इफेक्ट पड़े, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए सारी चीजें। अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो हम देखेंगे कि कोई चीज का प्राइस अगर 4 था पहले और अब वो 5 हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ने वाला है, यही चीज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमने पढ़ ली कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि कैसे आपका जो प्राइस है वो चेंज होगा, उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जो डिमांड कर्व है ये कैसी शेप का होता है, ये इस शेप का है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, कारण क्या है इसके, तो सबसे पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आप जैसे जैसे किसी चीज को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो ना, तो वैसे वैसे आपकी जो सेटिस्फेक्शन है हर यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो कम होती जाती है। आपको भूख लगी है बहुत तेज, आप फर्स्ट चपाती लोगे तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी। फिर आप सेकंड चपाती लोगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी थोड़ी कम, तीसरी लोगे और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फोर्थ लोगे अब आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आप सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हो। अगर आपको फोर्स करके एक और चपाती खिलाई जाए तो नहीं आप खा पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी जो यूटिलिटी है ना वो कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, जैसे जैसे आप यूनिट्स को क्या करते जाते हो, कंज्यूम ज्यादा करते जाते हो। तो फिर यहाँ पे नेगेटिव भी आपकी जो यूटिलिटी है वो हो जाती है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी, कि एक चीज को कंज्यूम करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कंजम्पशन जब आप करते हो तो एडिशनल यूटिलिटी हर यूनिट से मिलने वाली वो हमेशा कम होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इनकम इफेक्ट। अब हमने पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट लेके आएंगे। इनकम इफेक्ट में देखो क्या है, यहाँ पे एक बात मैंने की थी कि इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, और मैम अब आप बता रहे हो कि इनकम इफेक्ट, ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट में हम मनी टर्म्स में बात नहीं कर रहे कि 100 रुपए से हमारी प्राइस अब हमारी इनकम 120 होगी, नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं रियल इनकम की। रियल इनकम का मतलब क्या है कि एक चीज का प्राइस 4 रुपए था, आप 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब उस चीज का प्राइस 3 रुपए हो गया, तो अब आप पहले अगर 4 रुपए की चीज पे 10 यूनिट खरीद रहे थे तो आप 40 रुपए लगा रहे थे, ठीक है, स्पेंड कर रहे थे। अब वो चीज 30 रुपए की हो चुकी है, तो अगर आप 10 यूनिट लोगे तो आपके 30 रुपए लगेंगे, तो अब आपके पास यहाँ पे 10 रुपए एक्स्ट्रा बच गए ना। ये वाली इनकम की बात हो रही है कि रियल इनकम बच जा रही है हमारी। अब इससे क्या है, अब आप 3 यूनिट्स और ज्यादा खरीद सकते हो, क्योंकि एक यूनिट तो 3 रुपए की है। तो रियल इनकम में क्या होता है, यहाँ पे चेंज आता है। अब प्राइस कम हुआ तो रियल इनकम बढ़ गई, प्राइस बढ़ जाएगा तो रियल इनकम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जब प्राइस में चेंज आ रहा है तो उस वजह से हमारी जो रियल इनकम है ना उसमें चेंज आता है, और इसकी वजह से ही जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। और अगर आप कोई चीज 25 रुपए की थी, 4 किलो खरीद रहे थे तो 100 रुपए यूज कर रहे थे, अब वो चीज 20 रुपए की हो चुकी है, तो अब आप उसकी ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे प्राइस और डिमांड के केस में कि प्राइस क्या है, पहले यहाँ पे 25 रुपए था, अब वो 20 रुपए हो गया, तो 25 रुपए पे आप 4 किलो खरीद पा रहे थे सेब, अब 20 रुपए हो चुके हैं तो आप 5 किलो खरीद पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो डिमांड कर्व है ये कैसा बनेगा, ये डाउनवर्ड कर्व बनेगा। अगर प्राइस क्या हो जाए 25 से 30 हो जाए तो अब आप क्या करोगे, इसकी डिमांड कम कर दोगे, तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा ना, इसी तरीके से बनेगा। यस, यही कारण रहता है क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ती है इस वजह से। फिर इसके बाद देखो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है। अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या है कि एक चीज को खरीदने के लिए 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या 50 लोग हैं। जब प्राइस
कम हो जाता है तो लोग ज्यादा खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सेल, 50% ऑफ लिखते ही दुनिया को पता नहीं क्या ही होता है, वो भाग जाते हैं शॉपिंग करने। तो जब प्राइस कम होता है तो ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है, नए बायर जुड़ते हैं। अब आप एक चीज को 100 रुपए पे नहीं खरीद पा रहे थे, उसका प्राइस हो गया 80 रुपए, अब आप उस चीज को खरीद पा रहे हो। तो पहले इसकी 10 यूनिट के लिए डिमांड होती थी, अब 20 यूनिट के लिए डिमांड हो रही है। तो इसकी वजह से भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आईफोन की जब प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, कोई भी गुड हो सकता है, मैंने यहाँ पे आईफोन लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो जिसकी वजह से हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज आप यूज कर लोगे, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, अब फिर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं टी एंड कॉफी वाला, सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में। अब टी का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपए। ठीक है, कॉफी का प्राइस है वो है 15 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज हुई, टी का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ा और लोगों ने क्या किया, अब टी को ना खरीद के उन्होंने कॉफी पे जंप कर लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अब 10 रुपए की टी थी, अब उसका प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो गया। अब जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि टी हमारे लिए सस्ती है, ठीक है, टी क्या है, सस्ती है हमारे लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉफी की बजाय टी को प्रेफर कर लेते हैं। अब टी का प्राइस भी बढ़ गया, अब वो लोग जो टी को सस्ता समझ के कंज्यूम कर रहे थे वो चले जाएंगे कॉफी की तरफ, कि हम क्यों अब सेक्रीफाइस करें, अब कॉफी खरीद लेंगे, 15 रुपए की है ना कॉफी भी, तो कॉफी और टी दोनों सेम प्राइस की है, तो वी विल कंज्यूम कॉफी नाउ। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा टी का, जिससे डिमांड बढ़ी कॉफी की। यहां से निकलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जब प्राइस बढ़ता है गुड का तो सब्सटीट्यूट गुड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड्स इन केस ऑफ प्राइस चेंज। तो प्राइस चेंज के केस में सब्सटीट्यूट गुड्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी सब्सटीट्यूट गुड की, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी सब्सटीट्यूट गुड की। एंड डिस्कस हमने ये चीज कर ली है। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ब्रेड और बटर का एग्जांपल लिया हुआ है। ब्रेड और बटर इकट्ठे हम यूज करते हैं, ब्रेड पे बटर लगा के खाते हैं। तो अगर ब्रेड महंगा हो रहा है तो अब आप ब्रेड नहीं कंज्यूम करोगे तो बटर भी नहीं कंज्यूम करोगे, क्योंकि बटर अब कहाँ यूज करोगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ब्रेड का प्राइस फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, बढ़ गया, तो जो बटर है ना उसकी डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप रहता है प्राइस चेंज का। तो रिलेशनशिप होता है नेगेटिव, क्योंकि एक चीज का प्राइस कम होता है, दूसरी चीज की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक चीज का प्राइस बढ़ता है, दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। ये PYQ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, सब्सटीट्यूशन हो गया इफेक्ट। अब देखते हैं डिफरेंट यूजेस। अब एक चीज के जब डिफरेंट यूजेस होते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, डिमांड कब डाउनवर्ड बनता है। कैसे, अब एक मिल्क है, उसको आप कर्ड बनाने में, घी बनाने में, चीज बनाने में, बटर बनाने में, बहुत सारी चीजों में यूज कर रहे हो। प्राइस क्या हुआ, मिल्क का बढ़ गया, तो अब आप क्या करते हो, जब प्राइस बढ़ जाता है ना तो इसके डिफरेंट यूज किए जा रहे थे ना, उनको लगा देते हो फुल स्टॉप। अब आप इंपॉर्टेंट यूजेस पे ही उनको यूज करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया, पहले आप क्या करते थे, दूध मिल रहा है 30 रुपए पर लीटर, तो यूज करो इसको, बनाओ दही बनाओ, घी बनाओ, पनीर बनाओ, डेली पनीर की सब्जी खाओ, मस्त। बट जैसे प्राइस हो गया 50 रुपए, तो अब क्या हुआ, अब आप नहीं परचेज कर सकते हो, तो अब सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए मिलेगा। ठीक है, डेली पनीर की सब्जी नहीं बनेगी। तो ये चीज होती है। तो यहां से भी अब क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हुआ। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन के केस में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी समझना अच्छे से कि डिमांड कर्व कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। ये प्राइस होता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस टी का बढ़ गया 10 से 15 रुपए। तो अब हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ती है,
जब सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ती है तो हमारे प्रोडक्ट की तो डिमांड कम हो जाती है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो ये बताएंगी कि लॉ ऑफ डिमांड ना पॉजिटिव स्लोप हो रहा है। अभी हमने बात की थी कि ऐसा होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो डिमांड कर्व, बट इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। कुछ केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहा। वो कौन से केसेस हैं? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये क्या है कि अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत अलग है, जो आपको सोशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोफेसर वेबलन ने आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस के बारे में यहाँ पे बात की थी, जिक्र किया था कि ऐसी चीजें जो आपको सोसाइटी में एक अलग पहचान देती हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, जब इनका प्राइस ज्यादा होता है ना तभी इनको परचेज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि प्रीशियस डायमंड है, विंटेज कार है, इनका प्राइस ज्यादा होगा तो ज्यादा डिमांड होगी, प्राइस कम होगा तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको स्टेटस ही नहीं मिलेगा, इनसे एक अलग पहचान ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वेबलन गुड्स आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन पॉजिटिव स्लोप दिखाते हैं डिमांड कर्व का। इनको वेबलन गुड्स भी बोलते हैं और इनकी स्नोब अपील होती है। ठीक है, अगर सारे खरीद रहे हैं तो हम नहीं खरीदेंगे, कोई नहीं खरीद रहा तो हम खरीदेंगे। गिफन गुड्स आता है दूसरा, ये दिया था रॉबर्ट गिफिन ने। ये जो गुड्स हैं ये क्या है, ये इंफीरियर गुड्स हैं। ठीक है, जिनकी डिमांड क्या होती है, फॉल करती है जब प्राइस फॉल करता है। गिफन गुड्स ना इंफीरियर गुड्स की एक कैटेगरी है, जो इंफीरियर गुड्स से भी बिल्कुल नीचे लेवल के गुड्स हैं। जब इनका प्राइस बढ़ता है ना तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होता है तो इनकी प्राइस डिमांड कम हो जाती है। जैसे अब एक चीज है, ठीक है, 10 रुपए उसका प्राइस है, इसका प्राइस ना 5 रुपए हो गया, तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट हुआ क्या, अब पहले आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे थे क्योंकि आपके पास इनकम ही 10 रुपए थी। अब आपने जब इसका प्राइस कम किया तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, रियल इनकम इंक्रीज हुई, तो रियल इनकम इंक्रीज होने की वजह से आप शिफ्ट कर जाते हो दूसरे टाइप ऑफ गुड पे, तो आप इंफीरियर गुड्स पे चले गए। अब गिफन गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ी, गिफन गुड्स की तो डिमांड कम हो गई, बट इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। बट हम क्या पढ़ते हैं, एक चीज का प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसमें हमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिला। प्राइस कम होने से यहाँ पे डिमांड भी कम हुई है उस गिफन गुड की। तो ये चीज क्या होती है, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, देन इसके बाद आता है इग्नोरेंस। अब लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, कि ये जो प्राइस है कमोडिटी का वो कितना होना चाहिए। लोगों को लगता है ज्यादा प्राइस है तो अच्छा है, हम इसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इग्नोरेंस क्या है, ये एक वो है, एक पॉइंट है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव स्लोप होता है, कि लोग सोचते हैं कि महंगा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो प्राइस हाई प्राइस पे चीजों को खरीद लेते हैं। दिस इज इग्नोरेंस, इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। फिर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ना प्राइस कम हो सकते हैं, तो आप अभी डिमांड कम कर देते हो। ठीक है, फ्यूचर में प्राइस और कम होंगे, पहले आपके पास कोई चीज 10 रुपए की थी, वो 9 रुपए की हुई, आपको लग रहा है फ्यूचर में ये 8 रुपए की होगी, तो 9 रुपए की जब वो प्राइस होती है ना, डिमांड होती है, आप उसकी डिमांड को बढ़ा ही नहीं रहे, आप और कम कर दे रहे हो डिमांड को। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि जब 8 रुपए का होगा हम तब खरीदेंगे। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। प्राइस बढ़ा, ठीक है, 10 से 11 हुआ तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, नहीं, आपके मन में डर है कि और बढ़ जाएगा तो अभी खरीद लेते हैं। आपके मन में ये डर है कि प्राइस और बढ़ जाएगा, तो इस वजह से आपने डिमांड क्या कर दी, ज्यादा कर दी जब प्राइस ज्यादा है। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस होती हैं। और एक होता है नेसेसिटी। अब सोल्ट है, मेडिसिन है, जितना मर्जी महंगा हो जाए ये प्रोडक्ट आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेसेसिटी है। अब आपको मेडिसिन लेनी है तो लेनी पड़ेगी, चाहे वो 20 रुपए की मिल रही है चाहे 50 रुपए की मिल रही है। सॉल्ट है, खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो 20 का है 50 का है। अगर ऐसा है ना कि सॉल्ट 10 रुपए की जगह अब फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए का रह गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसकी डिमांड बढ़ा दोगे, नहीं, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। डिमांड इसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नेसेसिटीज के केस में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखा देखी करना। इसके पास ये चीज है, मेरे को भी चाहिए। हाई क्लास वाले लोग हैं, वो कोई चीज खरीद रहे हैं, तो लो क्लास लोग होंगे, जो मतलब मिडिल ग्रुप होगा, जो वो भी सोचेगा कि मेरे को भी इनके जैसा ही स्टेटस चाहिए, तो वो उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाई प्राइसेस पे भी हाई डिमांड हो जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या है, देखा देखी करना,
तो यहाँ पे बैंड वैगन इफेक्ट यहाँ पे आता है। बैंड वैगन अपील यहाँ पे होती है कि खुद से डिसीजन नहीं ले रहे, जो सामने वाला पर्सन कर रहा है हमें भी वही करना है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, 6 कारण हमने देखे जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर पाता है और वो पॉजिटिव स्लोप होता है। फिर अब इसके आते हैं ड्रॉबैक्स की कमियां क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड है वन साइडेड, ये प्राइस का इफेक्ट दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड पे, क्वांटिटी डिमांडेड का इफेक्ट नहीं दिखाता है प्राइस पे। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ती है ना तो प्राइस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीजन है इसके पीछे। अब आप क्या कर रहे हो, आप ना सप्लाई करते हो और डिमांड होती है। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, डिमांड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो सप्लाई तो एक हद तक रहेगी। ठीक है, आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आप क्या करते हो, प्राइस को बढ़ा देते हो। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड बात ही नहीं करता इस चीज की, तभी तो वन साइडेड है। इसी वजह से इसका ड्रॉबैक बनता है। और ये क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, रिलेशन में बताएगा इतना प्राइस कम हुआ तो इतनी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, हम इलास्टिसिटी करते हैं ना, लेस देन वन, मोर देन वन, तो विद रिस्पेक्ट टू हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव है नेचर में। बट जब इलास्टिसिटी में हम बात करते हैं तो हम वन, माइनस वन, ठीक है, जीरो, इंफिनिटी, ये बात करते हैं। तो इलास्टिसिटी में क्या चीज आती है, क्वांटिटेटिवनेस आती है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, कि प्राइस में जितना चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10% का चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से कम हो अगर प्राइस 10% से बढ़ रहा है, नहीं, कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। ये कितना ज्यादा या कितना कम होती है वो हमारा टॉपिक बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम आने वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।